Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज का हमारा पहला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी या एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में है. इट इज़ अबाउट एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ये जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने इसकी जो लिमिट है इसमें इन्हांसमेंट कर दी है. जो लिमिट है उसे 4.5 लाख करोड़ से इंक्रीज़ करके 5 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्कीम न्यूज़ में है. तो हम सबसे पहले जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में जानेंगे. एंड देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. सो जो लिमिट है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, सबसे पहले तो इसे इन्हांस किया गया है फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ टू 5 लाख करोड़ नाउ. एंड ये जो एडिशनल अमाउंट इसमें ऐड की गई है दैट इज़ टू एयरमार्क द एक्सक्लूसिव इंटरप्राइजेज इन हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो इंटरप्राइजेज हैं स्पेशली उनके लिए ये जो अमाउंट है उसे इंक्रीज़ किया गया है. एंड ये जो स्कीम है इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2023 तक रहने वाली है. तो नेक्स्ट ईयर मार्च 2023 तक ये जो स्कीम है इसमें जो एडिशनल अमाउंट आया है उसे एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटैलिटी इंटरप्राइजेस के लिए एयरमार्क किया गया है. नाउ ये जो इंक्रीज़ है दिस हैज़ बीन डन ऑन अकाउंट ऑफ सिवियर डिसरप्शंस, स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के बाद हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो बाकी इंटरप्राइजेस हैं दे सफर्ड मिजरेबली. एंड उन डिसरप्शंस को दूर करने के लिए ये जो इंक्रीज़ है इसे किया गया है. नाउ बिफोर वी मूव अहेड टू द स्कीम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लिमिट की इन्हांसमेंट की गई है, जो लिमिट बढ़ाई गई है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. सबसे पहले तो हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उन्हें सपोर्ट मिल पाएगी, वो रिकवरी कर पाएंगे एंड दे विल गेट दैट मच नीडेड रिलीफ नाउ. प्लस इससे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इवन उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे विद एडिशनल क्रेडिट अप टू 50,000 करोड़ एट अ वेरी लो कॉस्ट. तो ये भी चीज़ है कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा. इट विल ऑल्सो इनेबल दी बिजनेस एंटरप्राइजेज टू मीट देयर ऑपरेशनल लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू देयर बिजनेसेस एज वेल. So therefore, this enhancement is much appreciable. Now coming to the scheme, क्या है emergency credit line guarantee scheme? तो देखिए इसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर इसे अनाउंस किया गया था. इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं जिसमें MSMEs भी इंक्लूड हो जाते हैं उन सबको हेल्प करना ताकि जो भी उनकी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ हैं वो से पूरी कर सके. एंड स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के बाद, कोविड-19 क्राइसिस के बाद जो भी डिस्ट्रेस उनके बिजनेसेस में आया है उसे वो रिजॉल्व कर पाएँ और अपने अपने बिजनेसेस को रिज्यूम कर पाएँ, जिसके चलते आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया. बेसिकली इसमें जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 100% गारंटी दी गई अगेंस्ट एनी लॉसेज विच दे हैव सफर्ड ड्यू टू नॉन रीपेमेंट ऑफ द एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फंडिंग बाय द बोरोवर. इस फंडिंग के थ्रू बोरोवर्स ने जो भी फंड्स लिए हैं अगर उनकी नॉन रीपेमेंट हुई है और जो लॉसेज उन्होंने सफ़र किए हैं उसके लिए 100% गारंटी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दी जाती है. यहाँ पे जो ऑपरेशनल डोमेन है इस स्कीम का दैट इज़ विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नाउ ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहली चीज़ ये किस डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. पहले भी इनिशियली जब ये स्कीम आती है तब 3 लाख करोड़ का इसका इनिशियल अनाउंसमेंट होती है, फिर इसे इंक्रीज़ करके 4.5 लाख करोड़ किया गया था. And now this has been increased even further. So this is your emergency credit line guarantee scheme. Moving ahead, हमारे पास next आता है हमारा मिथिला मखाना.
मिथिला मखाना जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। तो रिसेंटली बिहार के मिथिला के जो मखाने हैं दे हैव बीन अवॉर्डेड विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। यूनियन गवर्नमेंट ने बिहार के मिथिला मखानास को दिए हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ। इस नाम से इनको रजिस्टर किया गया है, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ। नाउ क्या है ये मिथिला मखाना और बिहार, इनका आपस में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को समझते हैं। नाउ बिहार में इससे पहले भी जीआई टैग्स आ चुके हैं, चाहे वो भागलपुर का जर्दालू मैंगो हो, चाहे वो कतरानी धान हो, राइस हो, या फिर नवादास का मगाही पान हो, मुजफ्फरपुर का शाही लीची हो, इन सबको इससे पहले जीआई टैग्स मिल चुके हैं। ये बिहार का 5th प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। एंड बिहार में 80% जो टोटल मखाना है जिसे फॉक्स नट कहते हैं, उसका 80% हार्वेस्ट अकेला बिहार से किया जाता है। सो बिहार कंट्रोल 80% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ दिस मखाना। ये जो मिथिला मखाना है दे आर बेसिकली लोकली नोन एज मखान इन मिथिला। मिथिला भाषा में इसे मखान कहा जाता है एंड यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसको मखाना भी कॉमनली बोल दिया जाता है। एंड इसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका बोटानिकल नेम है यूरियल फिरॉक्स सैलिस्प। दिस इज द बोटानिकल नेम ऑफ द मिथिला मखाना। ना इसे कॉमनली एक्वाटिक फॉक्स नट भी बोल देते हैं। तो बिहार का जो मिथिला रीजन है, नेपाल के साथ जो एडजॉइन करता है, वहाँ पे इसे लगाया जाता है। एंड दिस फॉक्स नट्स, दिस मिथिला मखानास, दे आर रिच इन प्रोटीन, फाइबर। इनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, फॉस्फेरस हो, आयरन हो, ये सब आपको फॉक्स नट या मिथिला मखाना से मिलता है। नाउ जो मैथिली ब्राह्मण कम्युनिटी है वो एक्सटेंसिवली इन मखानों का इस्तेमाल करती है एंड वहाँ पे एक कोजाजारा पूजा फेस्टिवल होता है, उसमें मखानास को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्योंकि मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है तो इससे जो ग्रोअर्स हैं मखानास के, उनको मैक्सिमम प्राइस मिल पाएगा फॉर देयर प्रीमियम प्रोड्यूस। सो दिस इज़ वाई मिथिला मखाना इन न्यूज़। नाउ यहाँ से जीआई टैग की डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वी नीड टू नो व्हाट इज़ जीआई टैग, क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्वेंशंस आती हैं, उन सब की हम बात करेंगे। तो जब हम जीआई टैग की बात करते हैं, इट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन्स हों या फिर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हों जो कि एक ही रीजन के साथ एट्रीब्यूट की जा सकती हैं। एक रीजन के साथ ओरिजिन वो हो रहा है, जियोग्राफिकल रीजन में वो स्पेसिफिक है, तो उसको यहाँ पे आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं। ना ये जीआई टैग कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो सकता है, कोई हैंडीक्राफ्ट है या फिर कोई इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, एनीथिंग जो कि एक डिफाइंड जियोग्राफिकल टेरिटरी से ओरिजिनेट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दे आर गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड हमारे पास यहाँ पे पेरिस कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ पार्ट ऑफ पेरिस कन्वेंशन। इट इज़ पार्ट ऑफ पेरिस कन्वेंशन। सो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर आता है जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जीआई टैग्स दिए जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जो पेरिस कन्वेंशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए पेरिस कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, तो हम जीआई टैग को इससे रिलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में अगर हम एक्ट की बात करें तो जो जीआई टैग है इट इज़ गवर्न्ड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। सो वी हैव दिस स्पेसिफिक एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ना यहाँ पे प्रोटेक्शन किस तरह मिलेगी? एक बार अगर इस प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक टैग मिल जाता है तो कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी सिमिलर आइटम सेल नहीं कर सकती अंडर दैट नेम।
उसे उसी जगह के जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उसी रीजन के जो सेलर्स हैं वो से सेल कर सकते हैं, और कोई कंपनी, कोई पर्सन सेम आइटम को सेम नाम से सेल नहीं कर सकता ना। एक बार जब टैग मिल जाता है, जैसे कि भी मखानास को जो टैग मिला है, इट रिमेन्स फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सबसे पहले एक बार 10 ईयर्स के लिए रहेगा, उसके बाद आपको इसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। सो इस तरीके से जीआई टैग्स वर्क करते हैं। जीआई टैग्स के बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो जैसे कि हमने कहा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन से लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। इससे जो अनऑथराइज यूज़ है वो प्रिवेंट हम कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा, बिकॉज एक जगह पे एक रीजन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, स्पेशली उस जियोग्राफिकल रीजन में जहाँ का वो गुड है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इससे इंक्रीज होती है। बहुत सारे फेमस हमारे इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू की शॉल, कांगड़ा टी। सो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। लखनवी जरदोजी, कश्मीर्स वॉलनट वुड कार्विंग। सो देयर आर सो मेनी प्लेसेस, दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिए गए हैं, जो कि उस जगह के इम्पॉर्टेंट हैं, उस जगह के ओरिजिन के हैं, और वही लोग वही उसको सेल कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव सम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज विंड बैग्स। एक्सरसाइज विंड बैग्स वियतनाम और इंडिया की बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि रिसेंटली हरियाणा के चंडी मंदिर में कंक्लूड की गई है। तो विंड बैग्स से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो ये है कि वियतनाम ने इस कंटिजेंट को डिप्लॉय किया था इन दी यूएस पीस कीपिंग ऑपरेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ सूडान। एंड इंडिया की तो बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है जब हम यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस एक्सरसाइज का निक नेम है मेन इन ब्लू। इसकी फाइनल वैलिडेशन इस एक्सरसाइज को निक नेम दिया जाता है मेन इन ब्लू, जो कि जो रिमोट अफ्रीकन लोकेशंस हैं वहाँ पे इनके बेसिस बनाए जाते हैं, एंड दे फेस दीज डिफरेंट चैलेंजेस, और उनसे कैसे उभरना है। दिस इज़ हाउ दिस एक्सरसाइज गोज। फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार ये जो एक्सरसाइज थी ये वियतनाम्स पीपल आर्मी ने अंडरटेक की थी एज द फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। किसी फॉरेन आर्मी के साथ किस तरह फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है, ये पहले वियतनाम की पीपल्स आर्मी ने किया था। And when we talk about Vietnam, Vietnam chose India for this, and this is a very big step. It speaks volume about the value that both the countries they share in terms of the mutual relationship. इससे इंडिया और वियतनाम के जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी कन्वर्जेंस का हमें यहाँ से पता चलता है। तो सिंपल विंड बैग्स एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया, याद रखेंगे। ऑल्सो वी हैव एक्सरसाइज उद्र शक्ति, जो कि न्यूज़ में है। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है विद दी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशियन एयरफोर्स, इस एक्सरसाइज का नाम है उद्र शक्ति। ये क्वांतान में ये एक्सरसाइज की गई है, एंड लगातार 3-4 डेज ये एक्सरसाइज चली थी, एंड इसमें दोनों ही कंट्रीज़ की जो एयरफोर्सेस थी उन्होंने मल्टीपल कोहेजन्स किए हैं, एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स किए हैं, डिफरेंट डोमेन्स इन एक्सरसाइज सेटिंग्स। सो दिस हैज़ बीन डन, एंड अगैन दोनों ही एयरफोर्सेस एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीखती हैं, आपस में शेयर करती हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म इसमें सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स शो करते हैं। सो विंड बैग्स आर्मी एक्सरसाइज वियतनाम एंड इंडिया, उद्र शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत बार डायरेक्ट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो साइंस और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एक्सोमून्स। इट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोमून्स। नाउ रिसेंटली scientists they have discovered nearly 5,000 exoplanets with the help of the ground-based and the space telescopes. 5,000 के करीब exoplanets डिस्कवर किए गए हैं, जिनमें हम आज एक्सोमून की बात करने वाले हैं।
सबसे पहले जानेंगे एक्सोमून क्या है, देन विल टॉक अबाउट एक्सोप्लैनेट। नाउ एक्सोमून्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल सैटेलाइट्स जो कि एक एक्सोप्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, एक्सोप्लैनेट के अराउंड एक्सोमून्स वहाँ की नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। एक्सोमून अराउंड एनी ऑफ दीज प्लैनेट्स दे कंटिन्यू टू रिमेन अनट्रेसेबल। अब अगर प्लैनेट है तो आप सैटेलाइट्स होंगी, लेकिन अभी तक जो एक्सोमून्स हैं उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा। एक्सोमून्स से आने वाले सिग्नल्स बहुत ही वीक हैं, स्पेशली बिकॉज इनका साइज बहुत छोटा है। एंड जब हम इनका ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं तो वी से कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट साइजेस, एंड देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स जो कि हमारे सोलर प्लैनेट को, हमारे सोलर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड फॉर दिस रीजन वी हैव द ह्यूज नंबर ऑफ एक्सोमून्स टू बी प्रेजेंट। एंड हो सकता है इससे कि जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं हैबिटेबिलिटी के अंदर एक्सोमून्स का इंपॉर्टेंट रोल हो। देयर हैज़ टू बी सम हैबिटेबल जोन्स ऑफ द स्टार्स एज वेल। सो देयरफॉर एक्सोमून्स की डिस्कशन काफ़ी चल रही थी कि यहाँ से सिग्नल्स जो है वो बहुत वीक आ रहे हैं इनके साइजेस की वजह से। बट वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द रोल दैट द एक्सोमून्स आर प्लेइंग इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजिंग द एक्सोप्लैनेट्स। एंड जब हम एक्सोप्लैनेट टर्म यूज़ करते हैं तो एक्सोप्लैनेट कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है। मतलब एक तो हमारा सोलर सिस्टम होगा जिसमें मरकरी से लेकर आप नेपच्यून तक प्लैनेट्स को काउंट करते हैं, बट ऐसे भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं विच ऑर्बिट अराउंड सम अदर स्टार्स। सन को छोड़ के किसी और स्टार के अराउंड वो ऑर्बिट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर एक्सोप्लैनेट। मोस्टली दे ऑर्बिट अदर स्टार्स, बट दे आर वेरी फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स जिनको रोग प्लैनेट्स बोल देते हैं। ज़्यादातर तो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं जो कि अपना ही पाथ में मूव कर रहे होते हैं, किसी एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रहे होते। ऐसे फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स को कहा जाता है रोग प्लैनेट्स। एंड जो ऑर्बिट है वो गैलेक्टिक सेंटर होता है, एंड दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर स्टार, एंड देन दे मूव इन देयर ओन डायरेक्शंस, एंड दैट इज द रोग प्लैनेट। Right now, nearly 5,000 exoplanets has been discovered outside our solar system. Therefore, this entire topic of exoplanets and exomoons is very important when it comes to our space, because we are so interested to know what is beyond our solar system, and here the study of exoplanets and exomoons plays a very important role. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.